तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए मैथ पेडागोजी की। और मैथ पेडागोजी के जो है हमने यहाँ पे 60 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि सीटेट दिसंबर 2024 के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसको हम जो है एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और ये लेवल 2 के लिए हमने जो है क्वेश्चन इसमें लिए हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो हमने लिए हैं, इसी में से जो है क्वेश्चन आपके रिपीट होने की जो है पूरी जो संभावना है। तो इसको हर एक क्वेश्चन को जो है आप अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया इसके अंदर वो है निष्कर्षणात्मक जो शिक्षण है उसका एक मुख्य प्रमुख सिद्धांत क्या रहता है। तो फर्स्ट है हमारा गणित के अंदर जो है निष्कर्षणात्मक सिद्धांत जो आता है उसका जो एक प्रमुख सिद्धांत तो है, तो वो क्या है रहता है। उसके अंदर फर्स्ट है हमारा स्मरण, दूसरा है हमारा निष्क्रिय शिक्षण, तीसरा है हमारा सक्रिय भागीदारी और चौथा है हमारा रटने की शिक्षा। तो निष्कर्षणात्मक जो शिक्षण है वो प्रमुख सिद्धांत किसमें, इसकी जो परिभाषा के अंदर अगर लिया जाए तो वो रहेगी, उसका जो अर्थ रहेगा वो रहेगा सक्रिय भागीदारी। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित पढ़ने में जो है वस्तुओं का उपयोग करने का प्रमुख उद्देश्य क्या रहता है। सो फर्स्ट हमारा गणनाओं को सरल बनाना, बी ऑप्शन है छात्राओं को अमूर्त संकल्पनाओं को विकसित करने में मदद करना, सी ऑप्शन है समय बचाना और डी ऑप्शन है गलतियों को कम करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा छात्रों को अमूर्त संकल्पनाओं को विकसित करने में ये क्या करता है, मदद करता है। तो गणित पढ़ाने में वस्तुओं का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, ये छात्राओं की जो है अमूर्त संकल्पनाएं जो होती हैं उनको विकसित करने में मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ पेडागोजी के वे से जो है एग्ज़ाम वे से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वो है हमारा कौन सा शिक्षण विधि समूह कार्य और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसके अंदर रहने वाला है प्रत्यक्ष शिक्षण, बी ऑप्शन है सहयोगात्मक शिक्षण और सी है सोचे पेयर और शेयर और डी ऑप्शन है व्याख्या आधारित शिक्षण। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सहयोगात्मक शिक्षण। तो ये सहयोगात्मक शिक्षण क्या है कि वैसी शिक्षण विधि है जिसके अंदर समूह कार्य और सहयोग पर इसमें बल दिया जाता है। उसके बाद मैथ पेडागोजी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा गणित की जो शिक्षा है उसके अंदर प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग मुख्य उद्देश्य है क्या रहता है टेक्नोलॉजी का। तो इसमें अध्यापकों की जगह लेना, उसके बाद समझ बढ़ाना, उसके बाद गणनाओं को सरल बनाना, उसके बाद पाठ्यपुस्तक की बिक्री बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा समझ को बढ़ावा देना, मतलब कि बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर रहेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट मैथ पेडागोजी के लिए क्वेश्चन वो है गणित शिक्षा में फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड हर बार जो है आपको क्वेश्चन सीटेट के अंदर देखने को मिलेगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप उसकी तैयारी अच्छे से तरीके से करें। इसमें गणित में जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसका उद्देश्य क्या रहता है या वो क्या होती है। तो इसमें संयोगात्मक मूल्यांकन, दूसरा है सीखने में सुधार के लिए निरंतर फीडबैक, सी ऑप्शन है केवल वर्ष के अंत में किया जाता है, उसके बाद डी ऑप्शन है गणित शिक्षा में आवश्यक नहीं है। सो पाँचवा जो है हमारा इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सीखने में सुधार में जो है निरंतर फीडबैक देना, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है बताता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सीखने में सुधार के लिए निरंतर फीडबैक। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है समस्या समाधान में प्रभावी रणनीति कौन सी हो सकती है। तो वो है स्टेप बाय स्टेप समाधान करना, उसके बाद अन्वेषण और चर्चा को प्रोत्साहित करना, उसके बाद जल्दी उत्तर प्रदान करना, उसके बाद केवल संक्षेपण पर ध्यान केंद्रित करना। तो समस्या जो समाधान है उसका प्रभावी रणनीति कौन सी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा अन्वेषण और चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो समस्या समाधान प्रभावी कब हो सकता है, जब अन्वेषण और चर्चा को एक साथ जो है प्रोत्साहित किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैथ पेडागोजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में से इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है गणित शिक्षण सीखने में जो है पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका रहती है। तो यह अप्रासंगिक होता है, उसके बाद यह नई संकल्पनाओं के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, उसके बाद यह छात्रों को अधिक भ्रमित करता है और यह समझ में बाधा डालता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप समझ ही गए, बी इसका जो राइट आंसर रहेगा यह नई संकल्पनाओं के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आठवां वो क्या है गणित भावना का एक उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे गणना करने की अक्षमता होना, उसके बाद संख्याओं के परिणाम को समझना, उसके बाद उम्र के साथ कम होना, उसके बाद केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से विकसित करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संख्याओं के परिणाम को समझना।
बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो गणितीय भावना का एक उदाहरण क्या रहेगा, संख्याओं के परिणाम को समझना। उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ पेडागोजी के लिए, तो इसमें गणितीय शिक्षण में स्कैफोल्डिंग आप सिंपल जो CDP है उसके अंदर भी स्कैफोल्डिंग का काफ़ी जिक्र आता है मतलब एग्ज़ाम के अंदर। और यहाँ पे गणित की जो पेडागोजी है, मैथ पेडागोजी है, उसके अंदर भी स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है गणितीय शिक्षण में, तो गणितीय शिक्षण के माध्यम से पूछा गया है। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है सभी उत्तरों को प्रदान करना, उसके बाद कार्य की जटिलता को धीरे धीरे बढ़ाना, जबकि छात्रों का समर्थन करना, उसके बाद बिना किसी समर्थन को शिक्षा देना, उसके बाद केवल दृश्य सहायता का उपयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या रहेगा, कार्य की जटिलता को धीरे धीरे बढ़ाना और छात्रों का समर्थन करना। तो गणितीय शिक्षण में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ रहेगा, कार्य की जटिलता को धीरे धीरे बढ़ाना और जबकि छात्रों का समर्थन भी साथ में करते रहना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में गणित के खेल का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। तो यहाँ पे छात्रों का मनोरंजन करना, बी ऑप्शन संकल्पनाओं को सुदृढ़ करना और शिक्षार्थियों को शामिल करना, और सी ऑप्शन पारंपरिक शिक्षण को बदलना, और डी ऑप्शन केवल छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करना। तो 10वां जो है क्वेश्चन, इसका जो आंसर रहेगा संकल्पनाओं को सुदृढ़ करना और शिक्षार्थियों को शामिल करना कक्षा में गणित खेल का मुख्य उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो CDP पेडागोजी के लिए रहने वाला है, मैथ पेडागोजी के लिए रहने वाला है, तो वो है गणित में आलोचनात्मक जो सोच होती है उसका दृष्टिकोण छात्रों को प्रोत्साहित करता है किसके लिए, सूत्रों को याद करने के लिए, बी ऑप्शन स्थितियों का विश्लेषण करना और तार्किक रूप से सोचना, सी ऑप्शन किसी भी कीमत पर गलतियों से बचना, और डी ऑप्शन सभी गणनाओं के अंदर क्या है कि गणनाओं के लिए कैलकुलेटर्स का उपयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्थितियों का विश्लेषण करना और तार्किक रूप से सोचना। ये आलोचनात्मक सोच का जो है दृष्टिकोण को दिखाता है छात्रों के अंदर, ये उसको प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है गणित शिक्षा में मूल्यांकन का प्रकार जो छात्रों की समझ पर ध्यान केंद्रित करता है वह है कौन सा, निदानात्मक, उसके बाद संयोगात्मक, उसके बाद मानदंड संदर्भित, उसके बाद फॉर्मेटिव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव शिक्षण के अंदर क्या रहता है, गणित शिक्षा में मूल्यांकन का प्रकार है ये जिसमें छात्रों की समझ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 13 क्वेश्चन जो हमारा रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है गणित में प्रक्रियात्मक और वैचारिक समझ के बीच संतुलन होना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या करता है, यह शिक्षण को सरल बनाता है। यह छात्रों को पता होना चाहिए कि गणितीय संकल्पनाएं कैसे और क्यों काम करती है। उसके बाद यह पाठ्यक्रम द्वारा आवश्यक रहता है और यह समय बचाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर हमारा आपको पता ही है बी रहेगा, छात्रों को पता होना चाहिए कि गणितीय संकल्पनाएं कैसे और क्यों कार्य करती है। ये गणित में प्रक्रियात्मक और वैचारिक समझ के बीच संतुलन को पैदा या संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 की, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहने वाला है एग्ज़ाम में से। तो उसके अंदर क्या है हमारा, उसके अंदर गणित में एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या उदाहरण होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे टर्म का अंत परीक्षा, उसके बाद पाठ के दौरान फीडबैक, उसके बाद एक पाठ के बाद क्विज और उसके बाद मानकीकरण परीक्षा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 14 का एक पाठ के बाद क्विज। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। गणित में फॉर्मेटिव असेसमेंट का अगर एक उदाहरण आपको लेना है तो एक पाठ के बाद बच्चों से क्या है कि एक क्विज कराई जाए ताकि हमें पता लग सके कि बच्चों को कितना उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में जो आपने पढ़ाया समझ में आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर गणितीय भाषा विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या ज़रूरी है, सबसे सहायक कौन सा है। तो छात्रों को बिना चर्चा के समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसके बाद निर्देश में शब्दावली का स्पष्ट रूप से उपयोग करना, उसके बाद तकनीकी शब्दावली से बचना और उसके बाद केवल लिखित निर्देशों का उपयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा निर्देश में शब्दावली को स्पष्ट रूप से उपयोग करना। ये गणितीय भाषा विकसित करने के लिए क्या है कि महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर गणित में दृश्यकरण विजुअलाइजेशन छात्रों की किस प्रकार से मदद करता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। विजुअलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन जितने भी आप बनते हैं तो आप उसको दोहराएं। उसके बाद यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन है उसको किस तरीके से मदद करता है, तो यहाँ पे सूत्रों को आसानी से याद करने में, हम उस संकल्पनाओं को समझने और संभालने में, उसके बाद
गणना की गति बढ़ाने में, उसके बाद समस्या समाधान की पूरी तरह से टालने में। तो ये हमारा जो राइट आंसर है आप समझ ही गए होंगे। इसका राइट आंसर रहेगा अमूर्त संकल्पनाओं को समझने और संभालने में क्या है कि गणित में विजुअलाइजेशन की मदद ली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है खुले अंत की समस्याएं जो होती है वो कितनी फ़ायदेमंद होती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा, इनमें केवल एक सही उत्तर है। ये कई समाधानों और दृष्टिकोणों के लिए अनुमति देती है, ये ग्रेडिंग के लिए आसान होती है और ये केवल प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ये कई समाधानों और दृष्टिकोणों के लिए अनुमति देती है। तो चैनल को सब्सक्राइब साथ में करते चलें और वीडियो को लाइक भी करें और साथ में शेयर करते चलें ताकि अधिक से अधिक छात्रों की इसमें हेल्प हो सके। तो इसमें क्या है हमारा 18th जो क्वेश्चन है मैथ पेडागोजी के लिए वो है गणितीय तर्क को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सबसे अच्छा जो है दृष्टिकोण रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ड्रिल और अभ्यास, दूसरा ऑप्शन है रणनीतियों का समाधान पर चर्चा करते हुए छात्रों को संलग्न करना, सी ऑप्शन है स्वतंत्र कार्य और डी ऑप्शन है सुनने की व्याख्या। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा यहाँ पे रणनीति और समाधान पर चर्चा करते हुए क्या है कि छात्रों को संलग्न करना। उसके बाद 19th क्वेश्चन, तो 19th क्वेश्चन के अंदर क्या हमारा गणित कक्षाओं में शिक्षण विविधता का सामना करने के लिए सबसे प्रभावशाली रणनीति कौन सी होगी। ये ऑप्शन एक शिक्षण शैली पर क्या है कि ध्यान केंद्रित करना, बी ऑप्शन विभेदित करना, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस और सी ऑप्शन सभी छात्रों को क्षमता के आधार पर समूहित करना और डी ऑप्शन मानकीकृत शिक्षण विधियाँ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा हमारा विभेदित करना, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना। तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि गणित कक्षाओं में शिक्षण विविधता का सामना करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या रहेगी, विभेदित शिक्षा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि गणितीय साक्षरता में क्या शामिल होगा, पढ़ने और लिखने की अक्षमता, उसके बाद केवल गणना करने की अक्षमता, उसके बाद वास्तविक जीवन स्थितियों में गणित को समझना और लागू करना, उसके बाद गणितीय तथ्यों को याद करना। तो सीधा स्पष्ट है इसमें आंसर आपका वास्तविक जीवन में स्थितियों में गणित को समझना और लागू करना, ये गणितीय साक्षरता में शामिल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21 की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ पेडागोजी के लिए। तो वास्तविक जीवन में संदर्भों का उपयोग करते हुए गणितीय समस्याओं का समाधान करने में क्या क्या लाभ है। तो ये सीखने को जटिल बनाते हैं, उसके बाद ये सीखने को प्रासंगिक और आकर्षक बनाते हैं, ये समझने कठिन होते हैं और ये कम दिलचस्प होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा बी, ये सीखने को प्रासंगिक और आकर्षक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है गणित कक्षा में प्रभावी प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ज्ञान के पुनःकाल की परीक्षा लेना, उसके बाद अन्वेषण और गहरी सोच को बढ़ावा देना, उसके बाद छात्र प्रतिक्रियाओं को सीमित करना और डी ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि छात्र अलग थलग महसूस करे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे गणितीय अवधारणाओं, यहाँ पे गणित कक्षा में प्रभावी प्रश्न पूछने के लिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा अन्वेषण और गहरी समझ को बढ़ावा देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे स्पाइरल करिकुलम से बहुत बार जो है क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अभी लास्ट से जो पहले जो 23 के अंदर जो एग्ज़ाम आया था, 23 के अंदर एग्ज़ाम के अंदर भी क्या है कि स्पाइरल पाठ्यक्रम के बारे में पूछा गया था, स्पाइरल करिकुलम के बारे में पूछा गया था। तो इसका क्या उद्देश्य रहता है ये पूछा है यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें क्या है कि विषय को अलग अलग पढ़ाना, उसके बाद पहले से सीखी गई अवधारणाओं पर वापस जाना और उन्हें विकसित करना, उसके बाद केवल उन्नत विषयों पर ध्यान केंद्रित करना, उसके बाद समीक्षा सत्रों को ख़त्म करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पहले से सीखी गई अवधारणाओं पर वापस जाना और उन्हें विकसित करना, ये स्पाइरल पाठ्यक्रम का उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में गलत फहमी का क्या अर्थ रहता है। तो वो संकल्पनाओं की सही समझ, उसके बाद गणित अवधारणाओं के बारे में गलत धारणाएं या विचार, उसके बाद हर गलती जो की जाती है और उसके बाद छात्रों द्वारा विकसित सिद्धांत। तो 24 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा गणित अवधारणाओं के बारे में गलत धारणाएं या विचार, ये गलत फहमी दिखाता है गणित के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे सहकारी शिक्षण गणित शिक्षा में फ़ायदेमंद होता है क्योंकि केवल उन्नत छात्रों के ऊपर ये ध्यान केंद्रित करता है। बी ऑप्शन
सहयोग को प्रोत्साहित करता है और समझ को सुदृढ़ करता है। उसके बाद छात्रों के बीच बातचीत को सीमित करता है। उसके बाद समय की बर्बादी है। तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो रहेगा सहयोग को प्रोत्साहित करता है और समझ को सुदृढ़ करता है, मजबूत बनाता है। 26 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 26 क्वेश्चन के अंदर क्या है, गणितीय मॉडलिंग से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे बिना संदर्भ के समस्याएं हल करना, उसके बाद वास्तविक जीवन परिदृश्यों का उपयोग करके गणितीय विचारों का प्रतिनिधित्व करना, उसके बाद केवल संख्यात्मक गणनाएं, उसके बाद बाजार में मॉडलों को बेचना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वास्तविक जीवन में परिदृश्यों का उपयोग करके गणितीय विचारों का प्रतिनिधित्व करना। उसके बाद हर एक क्वेश्चन को आप डीपली जो है पढ़ते चलें, रिवीजन करते चलें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है मैथ पेडागोजी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, निष्कर्षणात्मक कक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर हमने लिया है, फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान को जो है सीधे स्थानांतरित करना। दूसरा ऑप्शन है मार्गदर्शित खोज के माध्यम से सीखने का संचालन करना। उसके बाद केवल छात्रों को ग्रेड देना। और चौथा ऑप्शन है व्याख्यान प्रारूप में क्या है कि ज्ञान प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मार्गदर्शित खोज के माध्यम से सीखने का संचालन करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षा में कला को समाहित करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। तो यहाँ पे छात्रों को विचलित करना। बी ऑप्शन रचनात्मकता और व्यवस्था को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन केवल तकनीक कौशल का ध्यान केंद्रित करना। और डी ऑप्शन गणित के उपयोग को सीमित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा रचनात्मकता और व्यवस्था को बढ़ावा देना। तो गणित शिक्षा में कला को समाहित करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, रचनात्मकता और व्यस्तता को बढ़ावा देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में किस प्रकार उपाख्यानात्मक मूल्यांकन जो है वो होता है। तो यहाँ पे रोजाना के क्विज के द्वारा, उसके बाद इकाई के अंत में समीक्षा, उसके बाद पाठ के अंत में परीक्षा और पिछली अवधारणाओं का हल निकालना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रोजाना के क्विज। तो रोजाना के क्विज के द्वारा क्या है कि उपाख्यानात्मक क्या है कि मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब कि छात्रों के लिए क्या है कि रोज़ाना क्विज की तैयारी उनसे करवाई जाए और रोज़ाना क्विज का क्या है कि रोज़ाना क्विज उनसे ली जाए। तो वहाँ पे क्या है कि उपाख्यानात्मक जो है मूल्यांकन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है सहयोगात्मक शिक्षण गणित में क्या प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पे छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा, केवल व्यक्तिगत कार्य है, उसके बाद साझा ज्ञान और एक दूसरे को सीखना, उसके बाद शिक्षक केंद्रित शिक्षण। तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आएगा साझा ज्ञान और एक दूसरे से सीखना। तो सहयोगात्मक शिक्षण के अंदर क्या है कि साथ मिलकर सीखना, एक दूसरे से सीखना शामिल होगा। इसको प्रोत्साहित वो करता है सहयोगात्मक शिक्षण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षकों के लिए परावर्तन कार्य में आत्म मूल्यांकन से बचना, उसके बाद अनुभव का विश्लेषण करना ताकि भी शिक्षण विधियों में सुधार किया जा सके। उसके बाद केवल समकक्षों पर निर्भर कर रहना, उसके बाद पारंपरिक विधियों पर टिके रहना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अनुभव का विश्लेषण करना और ताकि शिक्षण विधियों में सुधार किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा गणित में ज्योमेट्री की अवधारणा को समझने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयोगी है। तो ज्योमेट्री की अवधारणा अगर आपको समझनी है तो उसके लिए कौन सी विधि सबसे उपयोगी होगी, तो इसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे सूत्रों का अध्ययन करना, उसके बाद हाथों से गतिविधियों और खोज, उसके बाद व्याख्यान के बिना सब कुछ, और उसके बाद केवल पात्रों के सवालों का अध्ययन करना। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा रहेगा हाथों से गतिविधियाँ और खोज। मतलब गणित में अगर ज्योमेट्री आपको सीखना है तो उससे हाथों में गतिविधियाँ और खोज के साथ ही उसको अधिक उपयोगी जो है बनाया जा सकता है, सीखने में अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे गणित में सांस्कृतिक प्रासंगिकता की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे छात्रों की पृष्ठभूमि की अनदेखी करना, उसके बाद छात्रों के अनुभव से गणित को कनेक्ट करना, उसके बाद पाठ्यपुस्तक के उदाहरण पर ध्यान केंद्रित करना, उसके बाद केवल वैज्ञानिक पृष्ठभूमि का उपयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा छात्रों के अनुभवों और गणित को क्या है कि कनेक्ट करना, जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गणित चिंता को छात्रों में कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे मानकीकरण परीक्षण का उपयोग करना, उसके बाद
समर्थन और सकारात्मक कक्षा का माहौल बनाना, उसके बाद छात्रों की भावनाओं की अनदेखी करना, उसके बाद गृह कार्य का बोझ बढ़ाना। तो 34 का क्वेश्चन जो रहेगा, आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा समर्थन और सकारात्मक कक्षा का माहौल बनाना। उसके बाद गणित में समस्या समाधान की जब बात आती है तो यहाँ पे समस्या समाधान के लिए महत्वपूर्ण तर्क कौन सा आप दे सकते हैं, तो यहाँ पे केवल सहज तर्क, उसके बाद अनुमानात्मक और व्युत्क्रम तर्क, उसके बाद अनुमानों का प्रयोग, उसके बाद भावनात्मक तर्क। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अनुमानात्मक और व्युत्क्रम तर्क। तो गणित की समस्या समाधान के लिए जब तर्क की बात आती है तो वहाँ पर अनुमानात्मक और व्युत्क्रम तर्क जो है वो दिया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में परियोजना जो आधारित होती है शिक्षा, तो उसमें छात्रों को क्या करने की अनुमति देती है? परियोजना आधारित शिक्षा, तो वहाँ पे केवल गणनाओं पर कार्य करना, उसके बाद वास्तविक जीवन में परियोजनाओं में संलग्न होना जो गणित के कौशल को लागू करती है, उसके बाद समस्या समाधान से बचना, उसके बाद निष्क्रिय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा वास्तविक जीवन में परियोजनाओं में संलग्न होना और गणित कौशल को क्या की लागू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रतिबिंब जिसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन सीखने में किस प्रकार से, रिफ्लेक्शन सीखने यानी कि प्रतिबिंब सीखने से क्या तात्पर्य है? तो जो सीखा गया उसे भूलना, उसके बाद अपने स्वयं के सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचना, उसके बाद दूसरों के दृष्टिकोण पर निर्भर रहना, उसके बाद केवल तथ्यों को याद करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, अपने स्वयं के सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 38 की। तो यहाँ पे है उत्तर का अनुमान लगाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है। उसके बाद यह समाधानों को न्याय संगतता और जांच की सहायता करता है। उसके बाद यह अस्थिरता की ओर ले जाता है और उसके बाद यह गणना को जटिल करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा यह समाधानों की न्याय संगतता की जाँच करने में सहायता करता है। 39वें क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ पेडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें गणित में फीडबैक का छात्रों के सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा, इसका कोई प्रभाव नहीं है। उसके बाद यह सुधार के लिए आवश्यक मार्गदर्शन का प्रदान करता है, यह चिंता बढ़ाता है और उसके बाद इसे टालना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा रहेगा यह सुधार के लिए आवश्यक मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इंपॉर्टेंट की, वो है हमारा कौन सा उन सभी में सबसे अच्छा है जो जांच आधारित शिक्षण को परिभाषित करता है? फर्स्ट ऑप्शन छात्रों को तथ्यों को याद करने के लिए, बी ऑप्शन छात्रों को प्रश्न पूछने और जांच करने और अपनी समझ को निर्माण करने की अनुमति देना और उसके बाद शिक्षकों का व्याख्यान देने में, उसके बाद छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर काम करने देने में। तो इसका राइट आंसर रहेगा छात्रों को प्रश्न पूछने, जाँच करने और अपनी समझ का निर्माण करने की अनुमति देना क्या कि सबसे अच्छा रहता है जांच आधारित शिक्षण के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गणित शिक्षा में संचार के चारों ओर कक्षा में के मानदंडों को स्थापित करने का क्या मतलब रहता है? तो छात्रों को केवल सुनना चाहिए, उसके बाद विचारों और समाधानों को साझा करने में सम्मानपूर्वक प्रोत्साहित करना चाहिए और किसी एक छात्र पर चर्चा को सीमित करना और उसी तरीके से सभी संचार को हतोत्साहित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर हमारा यहाँ पे विचारों को और समाधानों को साझा करने का सम्मानपूर्वक प्रोत्साहित जो है करना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि गणित में भिन्नों को सिखाने में कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी होगी? तो केवल भिन्न कार्यपत्रकों का उपयोग करना, दृश्य सहायता जैसे पाई चार्ट, संख्या रेखा का उपयोग करना, उसके बाद पाठ्यपुस्तक समस्याओं पर पूरी तरह से निर्भर रहना, उसके बाद केवल समन्वय तकनीकों का उपयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर इसका रहेगा दृश्य सहायता जैसे पाई चार्ट और संख्या रेखा का उपयोग करना। तो इससे क्या है कि भिन्नों को आसानी से समझाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय संकल्पनाओं की जब बात की जाती है तो इसमें कई प्रतिनिधित्व जैसे ग्राफ, तालिकाएं और समीकरण महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यह एक सोचने का तरीका बढ़ा देता है। उसके बाद ये गणितीय विचारों को गहरी समझ में मदद करता है, यह भ्रम बढ़ाता है और ये इससे गणना की आवश्यकता कम होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यह गणितीय विचारों की गहरी समझ क्या है कि पैदा करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय पत्रिकाएं या लोग का क्या कार्य करती है? तो चिंतन को प्रोत्साहित करना, छात्रों को अपनी सोच को व्यक्त करने की क्षमता को बढ़ावा देना, मूल्यांकन को प्रतिस्थापित करना और संचार को सीमित करना।
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा छात्रों को अपनी सोच को व्यक्त करने की क्षमता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि गणित का एक प्रभावी शिक्षक कौन होता है। तो गणित का एक प्रभावी शिक्षक कौन होता है? जो व्याख्यान देता है वो, जो छात्रों को विभिन्न शिक्षण अनुभवों को संलग्न करता है वो, जो परीक्षण प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है वो, या फिर जो विधियों को अनुकूलित नहीं करता है वो। तो गणित का एक प्रभावी शिक्षक कौन होता है? गणित का एक प्रभावी शिक्षक जो छात्रों को विभिन्न शिक्षण अनुभवों में संलग्न करता है या उनको जोड़े रखता है, तो उसे हम प्रभावी शिक्षक मानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ पेडागोजी के अंदर, तो वो है छात्रों के गणितीय विचार को बढ़ावा देने के लिए रटने की शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद उनके सोचने प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करने में संलग्न करना, प्रक्रियाओं पर सरलता से ध्यान केंद्रित करना, और उसके बाद सवालों को दबाना। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है, बी आएगा। बी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। उनके सोचने की प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करने में उनको संलग्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 47 क्वेश्चन के अंदर क्या है? गणित में समस्याओं समाधान की कहानी में संदर्भ में प्रयोग करने से छात्रों को गणित सीखने से बचने में मदद करता है। करना, गणित को वास्तविक जीवन में स्थितियों से जोड़ने में, उसके बाद सोचने में भ्रम पैदा करना, और केवल गणनाओं पर ध्यान केंद्रित करना। तो गणित में सब समस्याओं के कहानी के संदर्भ में का उपयोग करने से छात्रों में क्या होता है कि गणित को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में हमें मदद मिलती है। तो इसका बी राइट जो है आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सांख्यिकी की अवधारणा को समझाने में कौन सा दृष्टिकोण जो है उपयोगी होगा, सबसे प्रभावी होगा? अगर आपको जो है सांख्यिकी समझनी है तो सांख्यिकी के अंदर कौन सा दृष्टिकोण जो है सबसे उपयोगी होगा, उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है कि परिभाषाओं को याद करना, वास्तविक डाटा का विश्लेषण करना, पूरी तरह से पाठ्यपुस्तक समस्याओं पर निर्भर रहना, और केवल निराकरण उदाहरणों का उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है, बी रहेगा, वास्तविक डाटा का विश्लेषण करना। नेक्स्ट, गणित में गलतफहमियाँ अक्सर क्या होती है? तो गलतफहमियों के बारे में किस तरीके से जिक्र किया जाता है? तो भूतकाल का ज्ञान और अनुभव, विषय की जटिलता, उसके बाद निर्देश की कमी, उसके बाद सभी छात्रों को स्पष्ट होना। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा रहेगा भूतकाल का ज्ञान और अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित पाठ में प्रारंभिक कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? तो पिछले पाठों का सारांश देना, छात्रों की रुचि को संलग्न करना और पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना, केवल सीधे अर्थ पर ध्यान केंद्रित करना और गृह कार्य देना। तो इसका राइट आंसर बी रहेगा, छात्रों की रुचि को संलग्न करना और पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना। ये इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य रहता है गणित पाठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गणित में विकासशील मानसिकता को बढ़ावा देने से छात्रों को गलतियों से डरने के लिए मजबूर करना, चुनौतियों को सीखने के अवसरों के रूप में देखना, उसके बाद कठिन समस्याओं से बचना, उसके बाद जो वे जानते हैं उस पर टिके रहना। तो गणित की विकासशील मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए चुनौतियों को सीखने के अवसरों के रूप में देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि गणित के एक पाठ के लॉन्च का क्या तात्पर्य है? निष्कर्षात्मक टिप्पणी, उसके बाद मुख्य विचार या समस्या का परिचय देना, उसके बाद मूल्यांकन के अंत में, उसके बाद गृह कार्य असाइनमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा मुख्य विचार या समस्या का परिचय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी आकलन गणित कक्षा में छात्रों को तुलना करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके बाद सहायक फीडबैक के जरिए एक दूसरे के अध्ययन के समर्थन करने के लिए आवश्यक है, उसके बाद कम काम पूरा करने के लिए, उसके बाद उत्तर साझा करने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा बी, सहायक फीडबैक के जरिए एक दूसरे के अध्ययन का क्या है कि समर्थन करने के लिए आवश्यक रहता है। सहकारी आकलन गणित कक्षा के अंदर छात्रों को सहायक फीडबैक के जरिए एक दूसरे के अध्ययन का समर्थन करने के लिए हेल्प करता है, मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में दशमलव सिखाने को बढ़ावा देने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी होगी? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गणित में अगर आपको दशमलव सिखानी है तो उसके लिए कौन सी विधि उपयोगी होगी? फर्स्ट ऑप्शन केवल नियमों की व्याख्या करना, बी ऑप्शन मॉडल्स का उपयोग करना जैसे कि बेस 10 ब्लॉक्स, उसके बाद रटने की क्रियाओं को असाइन करना, उसके बाद संदर्भ समस्याओं का समाधान करना। तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा बी, मॉडल्स का उपयोग करना जैसे कि बेस 10 ब्लॉक्स।
से क्या है कि गणित में बच्चों को दशमलव आसानी से सिखाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, समृद्ध गणितीय कार्य का कैरेक्टर क्या होता है? तो इसमें केवल एक सही उत्तर होता है, अन्वेषण और चर्चा का अवसर प्रदान करता है, यह सीधा सरल होता है और यह केवल संख्यात्मक गणनाओं को ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यह अन्वेषण और चर्चा का अवसर प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर बी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैथ पेडागोजी के लिए ज़रूरी है वो है, गणितीय प्रमाण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों को भ्रमित करता है, गणित को मान्यता देता है, तर्क कौशल को मजबूत करता है, गणना की तुलना में कम अप्रासंगिक है और इसे टालना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, गणित को मान्यता देता है कि तर्क कौशल को मजबूत करता है। गणितीय प्रमाण महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गणित को ये मान्यता देता है और तर्क कौशल को मजबूत करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है, गणितीय मानसिकता को विकसित करने के लिए कौन सी कक्षा की प्रथा मदद करती है? फर्स्ट है कैलकुलेटर्स पर, फर्स्ट हमारा यहाँ पे है कैलकुलेटर्स पर निर्भर रहना, बी ऑप्शन संदर्भ का अभाव, सी ऑप्शन नियमित अभ्यास और तकनीकों का उपयोग करना जो अनुमान और गणना को बढ़ावा देती है, और डी ऑप्शन केवल नियमों को रटने पर ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर हमें पता है सी आएगा। गणितीय मानसिकताओं का विकसित करने के लिए सबसे अच्छा जो प्रथा रहेगी वो रहेगी नियमित अभ्यास और तकनीकों का उपयोग करना जो अनुमान और गणना को बढ़ावा देती है। तो इसका राइट आंसर सी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के मैंने पहले ही बताया जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप फॉर्मेटिव असेसमेंट को ध्यान से पढ़ें क्योंकि गणित के अंदर या फिर साइंस की पेडागोजी है उसके अंदर फॉर्मेटिव, या फिर हिंदी इंग्लिश की जो पेडागोजी है उसके अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट से जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार क्या हर बार ही पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें चाहे वो कोई भी पेडागोजी हो। उसके बाद यहाँ पे गणित में फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से शिक्षक छात्रों की समझ का आकलन कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार शिक्षण में समायोजन कर सकते हैं। उसके बाद केवल अंत में सटीकता की जाँच करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ग्रेड देने से बचना चाहिए, और लास्ट है केवल समृद्ध जानकारी को परखते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है कि समझ को विकसित करना, यानी कि छात्रों की समझ का आकलन कर सकते हैं इससे फॉर्मेटिव असेसमेंट से, और आवश्यकता अनुसार उसमें समायोजन भी कर सकते हैं शिक्षक फॉर्मेटिव असेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर ए आएगा। उसके बाद 59वां क्वेश्चन, तो उसके अंदर क्या है कि गणित में तर्क को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को चाहिए, क्या चाहिए? केवल गति पर ध्यान केंद्रित करना। उसके बाद छात्रों को उनके उत्तर को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना। उसके बाद चर्चाओं को एक दिशा में सीमित करना। उसके बाद सोच की प्रक्रियाओं को अनदेखी करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा छात्रों को उनके उत्तर को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की, जो मैथ्स पेडागोजी के लिए हमने इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसमें देखते हैं क्रॉस कैलकुलेटर जो है, क्रॉस कैलकुलेटर का अध्ययन गणित को किसके लिए साथ एकीकृत करता है? यहाँ पे अन्य विषयों के साथ ताकि संबंध बन सके और समझ बढ़ सके, केवल विज्ञान के साथ, केवल गणित के साथ और किसी अन्य विषय के साथ नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा अन्य विषयों के साथ ताकि संबंध बन सके और समझ विकसित हो सके, समझ बढ़ सके। तो क्रॉस करिकुलर अध्ययन गणित को अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है ताकि समझ को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये थे मैथ पेडागोजी के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन। इनमें से ही जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो और हर एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनसे भी आप जो है क्वेश्चन करें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर ना छूट पाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है आप मैथ पेडागोजी के अंदर ले पाएँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। साथ में सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।